नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में भाजपा को लग सकता है बेहद बड़ा झटका। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा से सदस्यता हो सकता है रद्द, बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हाईकोर्ट ने भेज दिया नोटिस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन कर रहा है दुस्साहस, पीएम कब दिखाएंगे लाल आंख। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और पीएम मोदी को कहा कि आखिरकार कब लाल आंख दिखाई जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में डिसलाइक का रिकॉर्ड बनने पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बाद भाजपा की सरकार बदल सकती है वहां पर और कांग्रेस दोबारा सरकार बना सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करता तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सिंधिया के राज्यसभा सदस्यता पर मंडराया खतरा, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उनके राज्यसभा चुनाव को चैलेंज किया गया है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन भरते समय सिंधिया ने अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी छुपाई थी। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में सांसद सिंधिया के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मामले पर सोमवार को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन कर रहा है दुस्साहस, पीएम कब दिखाएंगे लाल आंख, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में चीन की सेना के उकसावे वाले सैन्य अभियान को विफल किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी स्थिति से देश को अवगत कराना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस हो रहा है और आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है। सरकार कहाँ है? उन्होंने कहा, भारतीय सेना निडर होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, लेकिन रक्षा मंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री लाल आंख कब दिखाएंगे? चीन को करारा जवाब कब दिया जाएगा? सुरजेवाला ने कहा, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूरी स्थिति से देश को अवगत कराएं। यह भी बताया जाए कि चीन के कब्जे से भारतीय जमीन को कब मुक्त कराया जाएगा। गौरतलब है कि सेना ने सोमवार को कहा कि भारतीय जवानों ने पैंगोंग त्सो क्षेत्र में 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को यथास्थिति बदलने के चीन के पीएलए को उकसावे वाले सैन्य अभियान को विफल कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात में डिसलाइक का रिकॉर्ड बनने पर अखिलेश बोले, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच होने जा रही जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। परीक्षा के विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के सदस्यों ने लखनऊ में राजभवन के पास प्रदर्शन किया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर मिले डिसलाइक को लेकर कहा कि पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। शायराना अंदाज में बीजेपी पर अखिलेश का तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को शायराना अंदाज में ट्वीट कर लिखा, कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाएं कुछ फैसलों के फैसले। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिस प्रकार देश भर के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शाकर अपना रोष दर्ज किया है, उसने साफ कर दिया है कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते हैं कि सत्ताधारी अपना दम त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। नीट जेईई एग्जाम 2020, अखिलेश का शायराना ट्वीट, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। अखिलेश की बीजेपी को नसीहत, दम्भ त्याग दें। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि भाजपा की तरफ से ये हास्यास्पद और तर्कहीन बात फैलाई जा रही है कि जब लोग दूसरे कामों के लिए घर से निकल रहे हैं तो परीक्षा क्यों नहीं दे सकते। भाजपाई सत्ता के मद में ये भी भूल गए कि लोग मजबूरी में निकल रहे हैं और जो लोग घर पर रहकर बचाव करना भी चाहते हैं, आपकी सरकार परीक्षा के नाम पर उन्हें भी बाहर निकलने पर बाध्य कर रही है। ऐसे में अगर किसी परीक्षार्थी, उनके संग आए अभिभावक या घर लौटने के बाद उनके संपर्क में आए घर के बुजुर्ग को संक्रमण हो गया तो इसकी कीमत क्या ये सरकार चुकाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन का मकसद असंगठित क्षेत्र को खत्म करना है, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन का मकसद असंगठित क्षेत्र को खत्म करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर असंगठित क्षेत्र नष्ट हो गया तो देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। कांग्रेस नेता ने एक वीडियो जारी कर कहा, जब 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया तो मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा था कि पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है मगर हिंदुस्तान में कोई असर क्यों नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जब तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है तब तक देश को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, पिछले 6 साल से भाजपा की सरकार ने असंगठित क्षेत्र की व्यवस्था पर आक्रमण किया है। इसके 3 बड़े उदाहरण नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन है। उन्होंने यह दावा किया, यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी, यह मत सोचिए कि आखिरी मिनट पर लॉकडाउन कर दिया गया। इन तीनों का लक्ष्य हमारे असंगठित क्षेत्र को खत्म करने का है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है तो मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15 से 20 लोग करते हैं, यही लोग असंगठित क्षेत्र का पैसा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर नष्ट हो गया उस दिन हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया, आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आप ही के खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहली तिमाही की जीडीपी 23.9%, निशाने पर नरेंद्र मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का असर अब जीडीपी के ताज़ा आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में पहली तिमाही के लिए जीडीपी डेटा के आंकड़ों को आज जारी किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा 23.9% रहा है। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार पर तंज कसा है। रवीश ने लिखा कि मोदी जी आपका कोई विकल्प नहीं है। सोमवार को सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। कोरोना संकट के बीच 21 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के बावजूद महामारी की वजह से कारोबार और आम आदमी पर भारी असर पड़ा। इस पर रवीश ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं। भारत की किसी भी पीढ़ी ने ये आंकड़े नहीं देखे होंगे। 5 अगस्त को नए भारत के उदय के बाद इन आंकड़ों ने रंग में भंग डाल दिया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी 23.9% आई है। सावधान हो जाएं, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। रवीश ने इसी के साथ मीडिया पर भी तंज कसा है। रवीश ने लिखा कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज देखते रहिए। यह बर्बादी की ऐसी सतह है जहां से आप अब बेरोजगारी के प्रश्नों पर विचार कर कुछ नहीं हासिल कर सकते। बता दें, भारत साल 1996 से जीडीपी के आंकड़े जारी कर रहा है। तब से लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। रवीश के पोस्ट पर यूजर्स ने कमेंट भी किए हैं। साबित शाह नाम के एक यूजर ने लिखा, मरने का आंकड़ा भी जल्दी दिख गया आपको, ठीक होने का भी आंकड़ा देख लेते। लोग बिना मास्क के बदतमीजी से घूम रहे हैं, थोड़ा ज्ञान आप उन लोगों को दे दो। एक ने लिखा, सब मौज में हैं, आप फिजूल परेशान होते हैं रवीश जी, आप मौज क्यों नहीं कर पाते? आप सालाना 2.5 करोड़ रुपए तनख्वाह पाकर भी इतने परेशान क्यों हैं? मजे करिए जनाब, सब बढ़िया चल रहा है। मैं अभी छत पर बैठा हूँ, ऐसी बढ़िया हवा चल रही है कि लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में बैठा हूँ। मन के जीत जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मानो तो स्विट्जरलैंड, ना मानो तो बिहार। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। राजदीप ने लिखा, 1996 में लेकर अब तक की यह सबसे बड़ी गिरावट है। 2019-20 के पहली तिमाही के आंकड़ों के मुकाबले 23.9% की गिरावट है। राजदीप के इस ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आप लोग कब समझदार होंगे, अब बोल दो देश में कोरोना मोदी लेकर आया है। एक ने लिखा, यह कहते हुए आपको बहुत खुशी हो रही होगी, मैं आपकी खुशी देख सकता हूँ। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ से वोटरों को रिझाने में जुटा राजद, खास है इस बार की तैयारी। जी हां दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में राजद ने जिले के सभी 7 सीटों पर ताकत झोंक दी है। किसी तरह का रिस्क उठाने के मूड में न कार्यकर्ता दिख रहे हैं और न ही पार्टी के पदाधिकारी। कोरोना महामारी के बीच भी राजद का एक सूत्री कार्यक्रम हर दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव मोर्चा संभाल रखा है। वर्चुअल संवाद से लेकर लगातार बैठक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में राजद ने तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ बैनर के साथ प्रखंडों में पदयात्रा निकालकर लोगों के बीच संपर्क बना रहे हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी अपने अपने हिसाब से नए वोटरों को पार्टी में जोड़ रहे हैं। नई सोच और नए समीकरण के साथ काम। इस बार सोच और गणित कुछ अलग है। पार्टी नई सोच व नई दिशा को लेकर कार्य करने के लिए रणनीति बना रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और रोजगार कैसे मिले, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को राजगद्दी पर बिठाने के लिए
लिए हर कवायद की जा रही है। जिले, प्रखंड व पंचायत कमेटी को बनाने के लिए लगे हैं। सभी 25 से ज्यादा एक बूथ पर कमेटी बनाई जा रही है। वोटरों के बीच राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीटों पर संगठन तैयार कर मजबूती के साथ खड़ी है हर विधानसभा पर पार्टी की पैनी नजर। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए राजद अब 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा सीट राजद पर तैयारी चल रही है। जनता अब बदलाव चाहती है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस बार कोरोना को लेकर पार्टी वर्चुअल संवाद और सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। जिला महासचिव अमर यादव ने आगे की रणनीति बनाने पर कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव नवगछिया अनुमंडल के सभी विधानसभा सीटों पर वोटरों संपर्क में हैं। सोशल मीडिया के जरिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी तक जिले में 2000 से ज्यादा फीसद बूथ कमेटी बनाई गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी का हेडक्वार्टर बना रिम्स का केली बंगला, लालू यादव के पास जमा हो रहा बायोडाटा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजधानी रांची में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। इसके लिए उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया है। कहने को पार्टी प्रमुख जेल में है, लेकिन हकीकत में रिम्स का केली बंगलो राजद का अघोषित हेडक्वार्टर बन गया है। राजद की लालटेन के भरोसे अपनी राजनीतिक नैया पार करने की उम्मीद पाले बैठे विधायक पद के संभावित दावेदारों की फौज हर दिन बिहार से झारखंड पहुंच रही है। पार्टी का टिकट पाने के लिए हर दिन सैकड़ों बायोडाटा राजद प्रमुख के बंगले में जमा हो रहे हैं। दावेदारों की पूरी उम्मीद है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद ही लगाएंगे। लिहाजा बायोडाटा जमा करने वाले लोग पूरे उत्साह से रिम्स पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि बायोडाटा पहुंचने के बाद उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी उम्मीद से बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट लेने के लिए मंजू सिंह रविवार को निदेशक के बंगले के बाहर पहुंची। उनका कहना था कि अगर लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल गया तो उनका टिकट पक्का हो जाएगा। इनके अलावा समस्तीपुर से पार्टी के प्रदेश महासचिव अनीता यादव भी टिकट के लिए अपना बायोडाटा लेकर पहुंची थी। चुनाव की गतिविधि बढ़ने के साथ ही पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का भीड़ केली बंगले के बाहर बढ़ रही है। हर दिन नजारा मेले जैसा रह रहा है। नेता बायोडाटा हाथ में लिए लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं। बायोडाटा में चुनाव के लिए विधानसभा का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। रिम्स के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 250 से अधिक बायोडाटा जमा हो चुके हैं। पूरी राजनीतिक गतिविधि में पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता काफी बढ़ी हुई है। लालू यादव से मुलाकात करने की इच्छा रखने वाले कई दावेदार पहले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से ही संपर्क कर रहे हैं। रिम्स निदेशक बंगले की गतिविधियों को देखकर बिहार में बढ़ते राजनीतिक तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है। संभावित प्रत्याशियों की पार्टी प्रमुख से मुलाकात फाइनल कराने में जेल नियमावली के अनुपालन नहीं हो रहा। बिना किसी पूर्व सूचना के कई नेताओं ने लालू से मुलाकात भी की है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बगैर जेल प्रशासन से अनुमति लिए रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने साधा पीएम सीएम पर निशाना, बोली वो जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में संभावित विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी है। वहीं राज्य की सियासत में कोरोना का मुद्दा और चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं। इन दोनों को राजधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया है। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सीएम थे जिन्होंने बिहार के लोगों को बिहार आने से रोक दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि सोनिया गांधी ने कहा था जो जहां फंसे हैं वो अपने राज्य वापस आए, आने जाने का पैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के प्रति लोगों में अपार समर्थन है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 1 सितंबर से कांग्रेस पार्टी 100 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे जनता से जुड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक बीजेपी कनेक्शन पर अमेरिकी अखबार का एक और बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ फेसबुक के कथित संबंधों की परतें अब हटने लगी हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक बीजेपी के बीच संबंधों को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। नवीनतम खुलासे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में फेसबुक इंडिया के नीति प्रमुख अंक दास की भूमिका के बारे में भी लिखा है। अखबार ने खुलासा किया है कि 2011 में अंकिता दास फेसबुक में शामिल हुई। राजनीति
में फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 2012 में भाजपा का उपयोग फेसबुक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अंकित दास ने लिखा, हमारे गुजरात अभियान की सफलता। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने लिखा, आखिरकार 30 साल के जमीनी काम ने भारत को राज्य समाजवाद से आजादी दिलाई। इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी को जीत के लिए एक मजबूत व्यक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया था। इतना ही नहीं, अखबार ने कई पोस्ट का भी जिक्र किया है जिसमें फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने अपनी वॉल पर फेसबुक के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अंकित दास ने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जब फेसबुक के एक सहयोगी ने सवाल उठाया कि क्या मोदी के पेज की तुलना में फेसबुक पर अधिक कांग्रेस थी, तो अंकित दास ने कहा, उनकी तुलना कांग्रेस से ना करें, ठीक है, मेरे पूर्वाग्रह को दिखाने ना दें। इतना ही नहीं, अंकित दास फेसबुक के शीर्ष प्रबंधन को भी साथ समझा रहे थे कि फेसबुक इंडिया को बीजेपी के साथ काम करने से फायदा हो रहा है। अंकित दास ने यह भी लिखा कि हम अपनी प्राथमिकताओं में उन्हें शामिल करने के लिए महीनों से पैरवी कर रहे हैं। अब वे चुनाव जीतना चाहते हैं। 2014 चुनावों के फेसबुक अभियान के अंत में परिणाम घोषित होने से पहले अंकित दास ने अपने एक साथी से भाजपा की जीत के बारे में बात की थी। दूसरी ओर अखबार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में खुलासा किया है कि फेसबुक ने अपने नीतिगत दिशा निर्देशों को अलग रखते हुए भाजपा के लिए अपनी नीति को सत्यापित किए बिना नए उपन्यास संगठनों के नाम पर विज्ञापन स्वीकार किए हैं। यही नहीं, फेसबुक ने फर्जी नामों से बने पन्नों पर कोई कार्रवाई नहीं की और नियमों के मुताबिक विज्ञापन दाताओं की पहचान को सत्यापित नहीं किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी के मन की बात को YouTube पर लाइक से अधिक डिसलाइक, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर लाइक से अधिक डिसलाइक मिल रहे हैं। पीएम के YouTube अकाउंट पर 30 अगस्त 2020 के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन शीर्षक वाले कार्यक्रम को सोमवार सुबह 11:40 तक 35,000 लोगों ने लाइक किया था, जबकि 89,000 से अधिक लोगों ने डिसलाइक किया था। कार्यक्रम को लाइक करने वालों से दोगुना अधिक लोगों ने शो की इस कड़ी को नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक यहां इस शो के 6,68,852 व्यूज मिले थे। पीएम मोदी के इस यूट्यूब चैनल पर 75 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन अगस्त 2020 टाइटल वाले शो को सोमवार सुबह 11:40 तक 51,000 लोगों ने लाइक किया, जबकि 3,87,000 लोगों ने इसे नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक इस कार्यक्रम को इस अकाउंट पर 12,82,127 बार देखा गया था। इस चैनल पर 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में कल से कांग्रेस का बिगुल, 1 से 21 सितंबर तक करेगी वर्चुअल रैलियां। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी भाग्य को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी मंगलवार को बिहार के चुनावी अभियान का बिगुल फूंकेंगे। राहुल वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन रैलियों के जरिए बिहार की 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन रैली करके अपने राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहा कि 1 से 21 सितंबर तक कांग्रेस पूरे राज्य में 100 आभासी रैलियां करेंगी। बिहार की जनता मौजूदा सरकार को बदलना चाहती है। विकास की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार क्रांति महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके लिए हर सम्मेलन में कम से कम 8 से 10,000 लोगों शामिल करना सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अजय कपूर ने बताया कि महासम्मेलन में प्रदेश से लेकर देश स्तर के नेतागण अपने अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस की इस रैली में स्थानीय नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि यह तीसरा मौका है जब खुद राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से बिहार नेताओं से जुड़ेंगे। इसके पहले भी वे कोरोना के बीच 2 बार वर्चुअल माध्यम से प्रदेश स्तर के नेताओं से बात कर चुके हैं। इस बार यह कार्यक्रम वृहद पैमाने पर होगा और पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी रूबरू होंगे। राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली टीम को ही बिहार की कमान सौंप दी गई है। राजस्थान के प्रभारी रहे अवनीश पांडे अब बिहार में पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, भारत चीन विवाद पर पीएम मोदी को संसद में देना चाहिए जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने नाकुला और डोकाला में पूर्वी सीमाओं पर मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। पार्टी ने मांग की कि सरकार को इस मुद्दे पर राष्ट्र को विश्वास में लेना चाहिए, पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और गौरव गोगोई ने संयुक्त डिजिटल प्रेस सम्मेलन में कहा कि सरकार को संसद के मानसून सत्र के दौरान मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी की चिंताओं पर जवाब देना चाहिए। सरकारी सूत्रों ने रेखांकित किया कि सशस्त्र बल सीमा पर गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख रहे हैं। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने पूछा कि मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है। शुक्ला ने कही ये बात। शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, हम भारत सरकार से राष्ट्र को विश्वास में लेने का आग्रह करते हैं। सरकार को कोरोना वायरस के साथ इस मुद्दे पर भी संसद में चर्चा करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि देश की सुरक्षा को क्या खतरा है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गोगोई ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है और जिसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम मोदी सरकार को विस्तारवादी चीन के सैन्य ताकत बढ़ाने के बारे में लगातार याद दिलाते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और प्रधानमंत्री चुप हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।